डियर जन जी, ये शो मैं विशुद्ध रूप से आप ही के लिए कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरी और आपकी बहुत बढ़िया जमने वाली है। हालांकि आप लोगों के हिसाब से मैं बूमर होऊंगा। जी हाँ, मैं आप लोगों की कुछ शब्दावली से परिचित हूँ, कुछ से नहीं हूँ, कुछ से सहमत हूँ, कुछ से असहमत हूँ, लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र से भी पहले चूंकि सनातन है। जी हाँ, मैं फिर से वहीं चला आया हूँ कि आपकी सारी जितनी अवधारणाएं हैं, लोकतंत्र हो या फिर धर्मनिरपेक्षता हो, सेकुलरिज्म हो या कास्ट क्रीड से ऊपर उठना हो, वो सब अगर आप सनातनी हैं तो वो पूरा होता है। और इस पर भी बात करेंगे कि कैसे आप तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं कि व्हाट अबाउट मनुस्मृति एंड व्हाट अबाउट एवरीथिंग, एंड वी विल चैट अबाउट दैट ऑल्सो। हर एक फैक्टर हम लोग कवर कर सकते हैं, आप जितना भी ये करें। ये केवल और केवल आपके लिए। देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। आप हमारे समय ये गमछा जो था बहुत अनुकूल माना जाता था और एकदम इसकी पहचान हिंदी पत्रकार या हिंदी पत्रकारों में भी वो जो पूर्वांचल से आए हों, जैसे पूरा जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो छपरा सिवान से शुरू होने वाला इलाका है, जहां एकदम गुत्थम गुत्था है। अब यहीं से अगर शुरू कीजिए तो पहले तो यही देख लीजिए कि इतनी रेसेस हैं, इतनी कम्युनिटीज हैं, इसके बावजूद आपका इकलौता देश है जो पिछले लगभग 75-80 वर्षों से सफलतापूर्वक प्रजातंत्र के मॉडल पर काम कर रहा है। आपके अगल बगल इधर उधर पूरे विश्व में चौतरफा बहुत सारे वायलेंट परिवर्तन हुए, आप जमे रहे। सोचना होगा ना कि ये जड़ें कहाँ से आई हैं। तो ये जड़ आपकी सनातन से है। और आप इससे पहले कि मुझे संपोंगापंथी पंडित कह के खारिज कर दें, मेरे पास इसके पर्याप्त तथ्य हैं और तर्क हैं। आपकी पीढ़ी तो वो है ना जो तथ्य और तर्क को सुनती है। मैं परिवर्तन की बात कर रहा था कि ये गमछा आज देखिए कितना सिलेबल हो गया है। एक वेबसाइट के पूर्व संपादक हैं, अभी उन्होंने वो छोड़ दिया, इंडियन एक्सप्रेस चले गए हैं, सौरभ द्विवेदी, उन्होंने इसको ट्रेडमार्क बना दिया। हालांकि हम लोग जब पहनते थे तो उसके बाद हम में से कई ने गुस्से में कहा कि अरे यार ये लोग भी गमछा, अवध ओझा ने इसको कूल बनाया। तो चीजें बदलती रहती हैं और मैं आपको कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया हूं। जो मैंने इस पूरे चैनल की फिलॉसफी जो मेरी है कि भाई मैं ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं बातचीत करता हूं और उन सवालों से खुद भी सीखता हूं, आपको भी सिखाता हूं। चलिए एक कहानी से बात शुरू करते हैं। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम की। अब आप में से कितने एथिस्ट हैं, क्या हैं, अभी उन सब पर भी बात करेंगे क्योंकि सारे शब्दों के मायने बदल दिए गए हैं। तो आप अगर खुद को एथिस्ट समझ रहे हैं तो बेसिकली आप क्या हैं उसकी पहचान करने के लिए कुछ सूत्र जरूरी हैं। उन सूत्रों पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप खुद को कास्ट से ऊपर और समझ रहे हैं कि नहीं मैं तो इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूं या रही हूं, तो उसको झकझोरने की जरूरत है। और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सौभाग्य से उस जनरेशन और उस जगह पर का व्यक्ति हूं जिसने संकट काल देखा है। जेनजी आप लोग क्या हैं भाई? जेनजी तो वही है ना जो 97 से 2013, मतलब बेसिकली आपने एक ही गवर्नमेंट देखी है। जाहिर है टेस्ट बदलना चाहिए। उसके साथ बाकी जो बातें हैं रिलेटिव, वो जैसे गालीबाजी की या इस पीढ़ी के किसी को कुछ न मानने की। महाभारत में इसीलिए कहता हूं कि सबको पढ़नी चाहिए। और ये बात शुरू की थी मैंने कि भगवान श्री कृष्ण मैंने कहा था, और देखिए आपकी बातों से बातें कैसे निकलती हैं। ये कथा प्रवाह मुझे मेरी दादी ने सिखाया है।
उसकी गोद में मैं बचपन में 5-6 साल का था, सोता था और वो मुझे कहानी, आपकी पीढ़ी से बहुतेरी अच्छी चीजें छीन ली गई हैं और वो उसके पीछे किसी का दोष नहीं है और किसी ने बलात् वो नहीं किया है, लेकिन बलात् मतलब फोर्सफुली, और बलात् कितना अच्छा शब्द है, देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है। तो अगर आप हिंदी भी पढ़ेंगे ना तो हिंदी इज ऑल्सो वेरी कूल। समस्या ये है कि आप लोग पूरी तरह से भाषाहीन हो चुके हैं। आप लोग कई मायनों में दरिद्र हैं, जैसा मैंने कहा, भाषा के मामले में दरिद्र हैं, परिवार के मामले में दरिद्र हैं। हमारी दादी ने, मेरी किस्सा गोई वहीं से विकसित हुई, वो कहानी सुनाती थी। मेरा बेटा इस मामले में अभागा है कि उसके पास दादी है लेकिन वो फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो स्कूल जाता है, आता है, थक जाता है, और कई के पास तो इस पीढ़ी में दादियां हैं भी नहीं। तो खैर, बात चल रही थी ताकत की, अहंकार की, और महाभारत क्यों कूल है। तो कथा है श्री कृष्ण की। कथा ये है कि जब महाभारत खत्म हो गया, पृथ्वी पर चहुओर शांति छा गई, जिसे राम राज्य कहते हैं, वह, आपने इसका नाम सुना है राम राज्य का? अगर नहीं सुना है तो गूगल कीजिएगा। राम राज्य इज द एपिटोम ऑफ एगैलिटेरियन सोसाइटी, यू नो। जी हाँ, 4 बार यू नो कहना अगर कूलनेस की निशानी है तो फिर ये करने में किसको दिक्कत हो सकती है, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 लाइन अंग्रेजी आपको शुद्ध शुद्ध बोलना है और ये आपके लिए कष्टकारक हो जाए तो दिक्कत है। ये जेन जी जो उतरी थी, हालांकि उसमें से 80% तो जेन जी थी नहीं, वो तो गुंडे मवाली थे। 80 क्या 90%, और जो एकाध इधर उधर में फंस गए थे, वो लोग दरअसल इस बात को समझते ही नहीं है। और ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, वो खुद चेक कर रहे हैं कि उन्होंने एक ही लगातार, उनको कोई बहुत संघर्ष वगैरह नहीं करना पड़ा है। और देखिए, बार बार मैं महाभारत से बात शुरू करता हूँ और कहीं और चला जाता हूँ। महाभारत का यही चार्म है। तो जब पृथ्वी पर शांति स्थापित हो गई और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का काम पूरा हुआ, क्योंकि पृथ्वी संतुलित हो गई थी और अब नए युग का संक्रमण होना था। द्वापर खत्म हो रहा था, कलयुग का संक्रमण होना था। उस वक्त तक दिक्कत ये हो गई थी कि यादव कुल केवल बचा रह गया था और वह परम शक्तिशाली होकर अहंकारी हो गया था। कृष्ण के पुत्र थे सांब, बहुत मजाक किया, जेनजी टाइप, और किसी का भी लिहाज न करने वाले, लिहाज जिसको बोलते हैं। हमारी पीढ़ी वो थी जो लिहाज में बहुत सारे रिश्तों को बचा ले गई। आपके यहाँ रिश्ते इसलिए नहीं बचते हैं क्योंकि आप लिहाज नहीं करते हैं। अरे हाँ यार, जो है सो है यार, जीवन जीने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, उसके बाद आपको मानसिक उद्वेग ना हो, पश्चाताप ना हो, तमाम तरह की मानसिक बीमारियां ना हो, तब तो ये ठीक है। अन्यथा उसी तरह की पीढ़ी थी। और सांब श्री कृष्ण के पुत्र, सर्वशक्तिशाली मनुष्य के पुत्र, जो स्वयं भगवान है, अहंकार हुआ, मजाकिया थे। तो एक दिन ऋषि गणों का एक समूह आया, कृष्ण उनका आतिथ्य वगैरह कर रहे थे, लेकिन शाम को बलबाजी हमेशा की तरह मदिरा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बलराम जी का किया हुआ आविष्कार अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा था। और इन्होंने ऋषियों के सामने सांब को साड़ी वाड़ी पहना के और प्रस्तुत किया और कहा कि भाई ऋषि मुनि जी, ये बताइए कि ये जो गर्भवती है, इसके क्या होगा, पुत्र या पुत्री? जाहिर तौर पर अपमानित करने का भाव। ऋषि क्रुद्ध हुए और उन्होंने कहा कि इसके पेट से एक मूसल जन्मेगा और जो यादव कुल के विनाश का कारण बनेगा। कृष्ण ने हाथ जोड़कर विदा किया, समझ गए थे कि विदाई का वक्त आ गया है।
और उन्होंने उसमें दखल डालने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि ये सभ्यतागत बात थी, युग के संक्रमण की बात थी, और यादव कुल का विनाश जरूरी था क्योंकि अहंकार की अधिकता हो गई थी। समय बीता, मूसल निकला सांब के पेट से, और अभी इस कथा को धैर्यपूर्वक सुनिएगा, उसके बाद इसे अब उस मूसल को जला दिया गया, उसका चूर्ण समुद्र में भेज दिया गया, लेकिन वो मूसल जो था वो लौहवत था, कठोर, तो एक हिस्सा बचा रह गया, उसको भी समुद्र में फेंक दिया गया, उसे एक मछली ने निकला, और वो मछली मिली जरा नामक उस व्याध को, जो बाद में भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि उनको अपनी माया समेटनी थी। अब देखिए कथा कितनी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ये भाई लोग प्रवास क्षेत्र गए, पूरा यादव कुल गया, उन्होंने वहां तीर्थ स्थल में अपना खूब दान पुण्य किया। उसके बाद नहान ध्यान होने लगा। भाई नहान ध्यान के दौरान उसके बाद सब लोग समंदर के किनारे बैठे हुए हैं और बातचीत चलने लगी। बातचीत महाभारत युद्ध पर हुई उस समय, उसके अलावा क्या टॉपिक होता भाई। सात्विकी और कृतवर्मा दो प्रमुख योद्धा थे, उन दोनों में परस्पर वाद विवाद शुरू हुआ कि भाई तुम चले गए थे अश्वत्थामा के साथ पांडवों के पुत्रों को नींद में मारने के लिए, और उसके बाद होते 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 होते, और सात्विकी अर्जुन का शिष्य था तो उसको उसका भी अहंकार था। बातचीत, चूंकि मदिरा का अत्यधिक प्रभाव था, बातचीत लड़ाई झगड़े में हुई, और उसके बाद धीरे 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 मारपीट शुरू हो गई। और वहां जो कुश, वो जो चूर्ण बहाया गया था समुद्र में, वो बहकर किनारे आया, और वो लंबी घासों के तौर पर एरक, वह घास पैदा हो गई थी। अब इन्होंने उखाड़ना शुरू किया विधि का विधान, और उखाड़ते ही वो घास घास न रहकर मूसल सरीखी हो जाए, और उससे एक दूसरे को मारना शुरू किया, और उसमें पूरे लगभग यादव कुल का संहार हो गया। सब कुछ छोड़कर बलराम विरक्त हुए, उन्होंने योग बल से देह त्याग दिया। श्री कृष्ण जाकर वन में एक पेड़ के नीचे लेटे होते हैं, और उसी जरा नामक व्याध का तीर आकर उनके, क्योंकि पांव जो थे बहुत कोमल थे ना, श्रीहरि हैं तो, और पूरा लाल लाल रिफ्लेक्ट कर रहा था वो, तो किसी पुरुष किसी पशु का ये है, तो छोड़ दिया, वो गया, और उसके बाद उसमें वही फल लगा हुआ था बाण के मुखाग्र पर। तो और उसके बाद वही अर्जुन बाकी बची जो द्वारका में जो यादव कुल बचा हुआ था उसको लेकर हस्तिनापुर की ओर जब जा रहे थे, तो साधारण डाकू उनको लूट लेते, और उसी पर है ना वही अर्जुन, वही गांडी, वही भीलनी करके एक है, जिसमें है कि वही अर्जुन है, वही गांडी है, लेकिन भील उनको लूट लेते हैं। अब ये बात का ही बना हुआ है, क्योंकि इसमें नाम लिया गया है भीलों का। अब ये कहावत कब से बनी, लेकिन उसमें श्लोक का अर्थ ये है कि जो नियति और ईश्वर को मंजूर है वह आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आप बहस शुरू कर सकते हैं इस पूरी कहानी पर कि नियति पर ही सब कुछ छोड़ना है, तो फिर आप सब कुछ नियति ही है, तो फिर बचा क्या है? भाग्यवादी बना रहे हैं, अकर्मण्य बना रहे हैं यहाँ से। लेकिन अकर्मण्य तो आप लोगों ने गीता को भी बना दिया कि भाई कर्मण्यवाधिकारस्ते, तो सब लोग क्या, अर्थ ये थोड़े था कि कर्म करना ही छोड़ देना है, उसमें संलग्न नहीं होना है, फल की चिंता में दुबले नहीं होना है, अर्थ ये है। और आपने अनर्थ कर दिया है। तो उसी तरह यहां भी
आपको फेटलिस्ट बनने को नहीं कहा जा रहा है, आपको भाग्यवादी बनने को नहीं कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि कई बार कर्म जो है वो आपके प्रारब्ध की दशा को बदलता भी है, और इस जन्म में जो आपने किया वो आपको भोगना ही है। तो इसमें डरने की बात क्या है, और इसमें ये कहाँ भाग्यवादी होने की कहाँ बात है। आप करते रहिए, उसके बाद इसमें आप तुरंत कहेंगे वैज्ञानिक तमाम बातें, तो मैं उन लोगों की तरह नहीं कहूंगा कि फलाने रिलीजन में लेके आओ या वो नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल थॉट्स हैं। तो पॉलिटिकल थॉट्स के जवाब मैं आपको पॉलिटिकली दे सकता हूँ, धर्म को एकदम अलग रखिए, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं ना कि धर्म को मत घुसाओ। तो आपको लगता है कि ये सब जो कुछ भी रिसर्जेंस हो रहा है राष्ट्रवाद का, वो आपको लगता है कि किसी को डराने धमकाने के लिए हो रहा है? आपने दरअसल, मैंने बार बार आपको कहा ना कि आप अभागी पीढ़ी हैं, आपके पास इतिहास भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कोई वैसा संघर्ष भी नहीं देखना पड़ा जिसको बहुत रोजमर्रा का संघर्ष कहा जाए, नहीं है। आप में से जो सबसे करीब है वो कम से कम भोजन पा ले रहा है, इतना तो हो चुका है। ये बहुत कम है, लेकिन आप उस देश की कल्पना कीजिए जहां मतलब दूर दूर तक आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, जहां 60 से 70 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ये हो गया, लेकिन सब्सिडी तो मिल रही है। आप लोगों ने हाईवेज देखे हैं, हम लोगों ने वो दूरबीन देखे हैं जब 60 किलोमीटर जाने में बिहार में भाई ये हो जाता था। तो ठीक है कि आपकी अपेक्षाएं हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही ही हैं। और हमेशा झल्लाने को विद्रोह नहीं कहते हैं, आपकी पीढ़ी झल्लाई हुई, वो विद्रोह ही नहीं है भाई। झल्लाहट में और विद्रोह में अंतर समझिए। आप अगर झल्लाए हुए हैं इसलिए आप माँ बाप को गाली बक दे रहे हैं, गुरुजनों की तौहीन कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि गुरु के इस पर सिगरेट उड़ा देना बहुत कूल है। भाई जेएनयू में तो हमने देखा था कि गुरुजी और ये पीते थे एक साथ, तो वो वहाँ का कल्चर था, लेकिन नहीं पीने वाले वो भी नहीं पीते थे। हालांकि इससे ये कहीं फर्क नहीं पड़ता कि जेएनयू में 70 से 80 पेटेंट होते हैं हर एक साल। उन स्कूल्स की तो चर्चा ही नहीं होती ना, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो वैंडलिज्म है और ये है वो 2 स्कूल्स की देन है, और खास तौर से मानविकी वालों की। साइंस वालों को तो फुर्सत ही नहीं है। अब ये पता नहीं रंगनाथन साहब इतना समय कैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि वो तो खुद साइंटिस्ट हैं। इससे कहीं भी मेरा मतलब उनकी बेइज्जती करना नहीं है, लेकिन सही में वहाँ के लोग, अब हम लोगों ने पूरा रायता बिखेर दिया है बातचीत का, अब इसको जरा समेटने का प्रयास करते हैं। बात नंबर 1, मैं कुछ आपके सामने पूर्व निर्धारित तथ्य रख रहा हूं जिस पर बातचीत करेंगे, लेकिन कम से कम इन्हीं के इर्द गिर्द कर सकते हैं हम, ऐसा आपको प्रस्तावित कर रहे हैं कि पहली बात, इस आंदोलन को छात्रों का आंदोलन समझने की भूल न करें, क्योंकि छात्र कहीं नहीं थे। 100 में से करीब 10 यूट्यूबर थे वहां। उसके बाद की भीड़ में कम से कम 40 सपा कांग्रेस ये वो के कार्यकर्ता या गुंडे थे। तो आपका हो गया 50%, और 30% विशुद्ध गुंडे थे उसमें, जो वहां पर किसी भी तरह आग लगाने की कोशिश करने वाले थे, और ये आपका 80% हो गया। इसके अलावा 10% आप उन तमाशबीनों का ले लीजिए
जो वहां तमाशा देखने आए थे, उनकी और कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन जब भगदड़ होती है या जब भीड़ एक तरफ दूसरी तरफ आती है तो सबसे आगे यही दौड़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि ये एकदम फ्रंट लाइन पर रहते हैं। 5% उसमें से मतलब मुश्किल से रहे होंगे स्टूडेंट्स। भाई 30-35 दिन चला ना, पहले 22 दिन 20 दिन तक तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर राहुल गांधी आते हैं 20 दिन की यात्रा से। इन डॉट्स को मिलाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिजल्ट निकाल लें, लेकिन आप इन डॉट्स को मिलाइए, इन डॉट्स को देखिए जोड़ के। राहुल गांधी आते हैं, अचानक से 19 के बाद क्या ऐसा बदल जाता है, 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक में इतनी सारी चीजें घट जाती हैं। और अब तो पार्लियामेंट में बिल भी हो गया। और हमने एक और बात नहीं की, जो प्रियंका गांधी प्रोफेसर कामकोटी का मजाक उड़ा रही हैं, ये इसके लिए आप हमारे पॉलिटिकल सेगमेंट को देख सकते हैं, जो नॉर्मल सेगमेंट होगा। ये तो मैं विशुद्ध आप लोगों से बातचीत करने के लिए एक अलग शो कर रहा हूँ। आप जो हमारा पॉलिटिकल सेगमेंट है उसमें हम संसद में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा वगैरह वगैरह के बातचीत, पूरी संसदीय बातचीत कैसी होनी चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम। क्योंकि जय जय सिया राम इज सो कूल, आप लोग तो अब इसको लेके क्लबिंग वगैरह भी कर रहे हैं। सो जय जय सिया राम।